नमस्ते दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे युवा लड़के की है जो जेल में रहना चाहता है और वहां पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि क्या उसके करीबी लोग उसे गंभीर अपराध करने से रोक पाएंगे। कहानी शुरू होती है एन नाम के आदमी से। वह पुलिस को फोन करता है और बैंक में हुई लूट की रिपोर्ट देता है। फिर अपनी कार से बैंक की खिड़की में टक्कर मार देता है। पुलिस आने पर वह खुद को पुलिस के हवाले करता है। अगले दृश्य में एन मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट के ऑफिस में बैठा है। अल्बर्ट उसे बिच्छू और मेंढक की कहानी सुनाता है। समय खत्म होने पर एन हेडफोन लगाकर बाहर चला जाता है। घर लौटकर वह चुपचाप अपने काम में लग जाता है। उसकी बहन अब्री लगातार बातें करती रहती है, लेकिन एन हेडफोन लगाए कुछ नहीं सुनता। डिनर के समय उसका चुप रहना अब्री को परेशान करता है, तो वह मजाक में कहती है कि वह उसे चम्मच से मार देगी और उसके सिर पर सलाद की पत्तियां रख देती है। एन कहता है कि वह मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे जाना ही पड़ेगा। अगली सेशन में डॉक्टर पूछता है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी के सपने आते हैं? एन जवाब देता है कि वह अपना नाम बदलना चाहता है। डॉक्टर उसे एक अभ्यास देता है। बाहर जाओ, किसी अनजान व्यक्ति को चुनो और उसका पीछा करो जहां भी वह जाए। एन बाहर निकलकर सबसे पहले आदमी को चुनता है जो उसे दिखता है। वह आदमी सुनसान जमीन पार करता हुआ बस स्टॉप की ओर चला जाता है। एन हेडफोन लगाए हुए उसके पीछे पीछे चलता है। आखिरकार वह आदमी पहुंचता है एक सुनसान इलाके में बनी जेल तक। इसके बाद एन पासपोर्ट ऑफिस जाता है ताकि अपना नाम बदलने के लिए आवेदन दे सके। वह वहां बैठी महिला कर्मचारी की हर हरकत की नकल करता है और आखिर में फॉर्म भरने के लिए जरूरी कागज उसे मिल जाते हैं। घर लौटकर वह अपनी बहन अब्री से कहता है कि वह चाहता है कि उसका कोई नाम ही ना हो ताकि कोई उसे पुकार ना सके। अब्री मजाक में जवाब देती है कि उसे मानसिक बीमारी के आधार पर विकलांगता के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि उसे भाई की अजीब हरकतों की आदत पड़ चुकी है। एक खाली चर्च में एन की मुलाकात एक पादरी से होती है जो शरारती युवाओं को सिखाने के लिए जोर से डिफॉल्ट सजा देता है। एन बताता है कि उसकी पत्नी की मौत एक कार हादसे में हुई थी और वह खुद को इसके लिए दोषी मानता है। वह गहरी डिप्रेशन में है और सिर्फ हेडफोन में सुनाई देने वाली पक्षियों की आवाज़ से ही उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अगली सेशन में मनोवैज्ञानिक फिर से मेंढक और बिच्छू वाली कहानी सुनाता है ताकि एन समझ पाए कि उसे असल में क्या चाहिए। लेकिन एन शांत होकर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहीं से उसके दिमाग में एक नया ख्याल आता है, जैसे किसी भी चीज़ की चाहत न रखने का। फिर एन कानून तोड़ने लगता है। वह सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर खरोंच कर देता है। फिर वह अपनी बहन के साथ पासपोर्ट ऑफिस फिर से जाता है और अपना नाम बदलकर पासपोर्ट नंबर की कुछ संख्याएं और एक अक्षर रखवा लेता है। एक दिन सुपरमार्केट में एन जानबूझकर गड़बड़ करता है। शेल्फ से सामान गिराता है और चीजें तोड़ता है। एन पूरी ट्रॉली भरकर सामान चुराना चाहता है, लेकिन अलार्म काम नहीं करता, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि लोग ध्यान दें। जब सिक्योरिटी आती है तो वह सारा चुराया सामान उनकी गाड़ी पर फेंक देता है। एन चोरी स्वीकार कर लेता है, लेकिन सिक्योरिटी झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहती। तब एन पास के फायर एक्सटिंग्विशर से दुकान की खिड़की तोड़ देता है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन थाने में पुलिस सिर्फ रिपोर्ट की कॉपी देकर उसे बाहर निकाल देती है। पुलिस स्टेशन के बंद कमरे में मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के लिए जगह नहीं थी और एन को डर था कि कहीं डंडे से न पीटा जाए, इसीलिए वह खुद ही वहां से चला जाता है। अदालत में जब केस चलता है तो वह जानबूझकर बदतमीजी करता है ताकि जज उसे जेल भेज दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। बाहर निकलते हुए वह वकील से पूछता है, अगर मैं जुर्माना न भरूं तो क्या मुझे जेल भेज देंगे? बाद में जब वह अपनी बहन अब्री से मिलता है तो गाड़ी चलाने की जिद करता है। वह बहुत तेज और लापरवाह गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक नियम तोड़ता है और कहता है कि वह वैसी ही एक्सीडेंट करेगा जैसी उसकी पत्नी की मौत में हुई थी। अब्री बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एन पुलिस को पीछे लगाकर और तेज भागता है, क्योंकि वह जेल जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। एन अपनी गाड़ी से पेट्रोल पंप के पास तेज मोड़ लेता है, बहन को उतारता है और अचानक फ्यूल पंप से टकरा देता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस उसकी गाड़ी को घेर लेती है। एन वहीं बैठकर गिरफ्तारी का इंतजार करता है। फिर उसे उसी जज के सामने पेश किया जाता है जिसका पहले भी उसका केस चला था। जज अब बूढ़ा है और एन की अजीब हरकतों से थक चुका है, इसलिए वह एन को छोड़ देता है। यह सुनकर एन गुस्सा कर देता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कोर्ट के कर्मचारी उन्हें अलग करते हैं। इसके बाद एन सीधे जेल की तरफ चल देता है, उम्मीद करता है कि शायद जेल उसे अंदर ले ले। लेकिन जेल की सुरक्षा वाले विनम्रता से कहते हैं कि कृपया यहाँ से चले जाइए। जब एन जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक गार्ड उसे बंदूक की बट से मार देता है और उसका नाक खून से भर जाता है। बाद में एन पास में अकेला बैठा एक खरगोश पकड़ता है और उसे सीवर के मैनहोल में फेंक देता है। फिर वह खुद उस मैनहोल में उतरकर नीचे बनी सुरंग को देखता है। यहीं उसे एक योजना सूझती है।
वह एक खुरपी और फावड़ा खरीदता है। शाम को वह उन औजारों को एक बच्चों की साइकिल पर बांधकर उसी नाली के पास जाता है और एक और खरगोश की बलि देकर दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। अब एन का पूरा ध्यान जेल तक सुरंग खोदने की योजना पर होता है। दिन में वह सोता है और रात में कंक्रीट तोड़ता रहता है। हर बार जब उसे सुरंग के पास जाना होता है, वह नई साइकिल चुराता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। कुछ ही समय में एन की मेहनत रंग लाने लगती है। सुरंग में अचानक एक आदमी दिखाई देता है, पूरा कीचड़ और मिट्टी से सना हुआ। वह आदमी एन के पास से निकलकर तेज भाग जाता है और एन के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह उसी सुरंग से रेंगते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार सुरंग जेल की एक कोठरी में खुलती है, जहां दीवार की दरार को पोस्टर से ढका गया होता है। एन अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता और खुशी से बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। सुबह एक गार्ड उसे जगाता है। अब एन को कैदी के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। इस बार जज मजबूर होकर उसे 2 साल की सजा सुनाता है, लेकिन साथ ही कहता है जैसे ही मौका मिलेगा यह सजा रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि पागल लोगों के नखरों पर कानून नहीं चल सकता। एन की सजा अगले दिन से शुरू होने वाली थी, इसलिए वह घर लौटकर खुद को तैयार करता है। उसकी बहन अबरी उसे जेल तक छोड़ने जाती है और दोनों अलविदा कहते हैं। जेल पहुंचकर एन को कैदी नंबर दिया जाता है, उसकी फोटो ली जाती है और उसे कैदियों की यूनिफॉर्म दी जाती है। हालांकि पहनना जरूरी नहीं था, जो चाहे वह अपनी साधारण कपड़ों में रह सकता था। फिर एन की मुलाकात जेल के डायरेक्टर से कराई जाती है, जो बस इतना कहता है, कृपया अपने व्यवहार से कोई परेशानी मत बनाना। इसके बाद एन को उसकी सेल कैद खाना में ले जाया जाता है। अब वह कैद में रहेगा, लेकिन खुश रहेगा। लेकिन दोपहर के खाने के समय उसे जेल की सच्चाई महसूस होती है। यहाँ उसका पसंदीदा आइसक्रीम नहीं है और ज़्यादा खाना मांगने की आज़ादी भी नहीं। टेबल पर एक कैदी उससे पूछता है, तुझे क्यों पकड़ा गया? एन जवाब देता है, क्योंकि मैंने कानून तोड़ा और ये मना है। बाद में जब कैदियों की सैर होती है, एन बिना झिझक कैदियों के एक ग्रुप के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन जेल का अधिकारी बस बार बार कहता है, कैदियों को एक सेल में 2 लोग नहीं रह सकते। वह एन की हर बात नज़रअंदाज कर देता है, चाहे वह कुछ भी इशारा करे। थोड़ी देर बाद गार्ड एन को सेल से बाहर ले जाता है। रास्ते में एन उसी कीचड़ भरे आदमी को देखता है जिसे वह सुरंग में मिला था। अब उसे पकड़ लिया गया है। गार्ड एन को जेल के तहखाने में ले जाता है, जहां एक महिला साइकियाट्रिस्ट बैठी होती है। वह डॉक्टर एन से पूछती है कि उसकी गर्भवती पत्नी की मौत कैसे हुई, जिसके लिए एन खुद को दोषी मानता है, क्योंकि एक्सीडेंट के समय वह गाड़ी चला रहा था। एन कहता है कि वह अब उस गलती की सज़ा पाना चाहता है। डॉक्टर को लगता है कि एन बहुत बचकाना इन्फेंटाइल है और सिर्फ अपने फैसलों की जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वह एन को सलाह देती है कि वह भगवान पर भरोसा करे और सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा मान ले। यानी जो हुआ वह किसी ऊंची शक्ति की योजना थी। सेशन के बाद एन को अब अकेली सेल में नहीं, बल्कि दूसरे कैदी जूलियन के साथ रखा जाता है। एन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। रात में उसका सेलमेट हुलियन एन से कहता है कि वह जल्द होने वाले जेल विद्रोह में उसका साथ दे। हुलियन बताता है कि वह अपने बेटे की हत्या के आरोप में जेल में है। पत्नी की मौत के बाद वह अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सका और उसने सोचा कि उसे दुखों से मुक्ति देना ही बेहतर है। हुलियन एन को भागने में मदद करने की भी पेशकश करता है, क्योंकि उसे भी अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। अपने कुछ जेल संपर्कों की मदद से हुलियन एक लोहे की छेनी का इंतजाम करता है। एन उससे खिड़की की लोहे की सलाखें और सीमेंट निकालता है। जो भी धूल या टुकड़े निकलते हैं, वह उन्हें रूमाल में इकट्ठा करता है और बाद में जेल के आंगन में चुपके से गिरा देता है। इस दौरान एन धोबी खाने में काम करता है और कभी कभी नीचे तहखाने में डॉक्टर से मिलने भी जाता है। दिन धीरे धीरे एक जैसे और नीरस तरीके से बीतते रहते हैं। एक रात एन आखिरकार लोहे की रॉड निकालने में सफल हो जाता है। वह पहले से तैयार चादरों की रस्सी निकालता है और आईने से चेक करता है कि कहीं गार्ड तो नहीं खड़ा। हुलियन उसकी मदद करता है खिड़की से निकलने में और एन सिर्फ अंडरवियर में दीवार से नीचे उतरता है। वह जेल के मैदान में दौड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में अन्य कैदी भी उसके साथ दौड़ने लगते हैं, जैसे कोई मैराथन हो। आखिरकार गार्ड उसे पकड़ लेता है। थोड़ी झड़प के बाद काबू में करके जेल डायरेक्टर के सामने लाया जाता है। डायरेक्टर गुस्से में कहता है, तुम जेल में रहना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि खुद को सजा दे सको। डायरेक्टर कहता है, लेकिन ऐसा करके तुम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हो, लोगों के दिमाग में उलझन और बगावत के विचार डाल रहे हो, और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। सजा के तौर पर एन को अकेली कोठरी में डाल दिया जाता है। इस दौरान गार्ड उसे डंडों से पीटते हैं, जैसे सबक सिखाने वाला मालिश सत्र हो, और याद दिलाते हैं कि जल्द ही उसका केस दोबारा सुना जाएगा, जहां सजा बदली जा सकती है। इसके बाद उसके दिन बहुत एक जैसे और उबाऊ हो जाते हैं। थोड़ा खाना, थोड़ी सैर, और वह कंक्रीट की दीवारों से घिरे खुले आंगन में रहता है, जहां कभी धूप तो कभी बारिश होती है। रात में एन को अजीब सपने आते हैं। वह अपनी मरी हुई पत्नी के साथ नाचता है और कभी कभी गार्ड भी नाचते दिखते हैं, जैसे कोई जोकर अपने संगीत कार्यक्रम में सबको नचाता हो। वह अपने अजन्मे बेटे को भी देखता है, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी जब एक्सीडेंट हुआ था। आखिरकार सुनवाई का दिन आता है, जहां तय होना था कि एन को जेल से रिहा किया जाए या नहीं।
वकील कहता है कि एन भले ही अजीब तरह से व्यवहार करता है, लेकिन वह किसी के लिए खतरनाक नहीं है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर खुद एन अदालत में विनती करता है, कृपया मुझे जेल में ही रहने दें, मैंने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया और मैं खुद से कोई फैसला लेना नहीं चाहता। जब जेल प्रशासन समझता है कि एन कोई अपराधी नहीं बल्कि सिर्फ मानसिक रूप से अस्थिर और बचकाना इंसान है, तो वे उसे 2 दिनों के लिए रिहा कर देते हैं, भले ही वह खुद जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। जेल के बाहर उसकी बहन अब्री इंतजार कर रही होती है। साथ में कुछ सेक्स वर्कर महिलाएं भी होती हैं, जिन्हें बाकी कैदियों के लिए बुलाया गया था। आज़ादी मिलने के बाद एन फिर से सुन्न और खोया हुआ रहने लगता है। वह अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनता। अब्री गुस्से में आकर बर्तन तोड़ देती है, क्योंकि वह भाई की हालत से बिल्कुल टूट चुकी है। एन अखबार में जेल में हुए दंगे की खबर पढ़ता है। यह खबर उसे बेहद बेचैन और उत्साहित कर देती है। वह सोचता है, सिर्फ 2 दिन मुझे छोड़ा और वहाँ पहले ही बवाल मच गया। अब हो सकता है कि उसे वापस जेल में भी ना लें, जब तक स्थिति शांत न हो जाए। इसलिए वह अपने औजार उठाता है और फिर से जेल लौटने की तैयारी करता है। अब्री उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एन जो भी चीज़ हाथ लगती है उसे फेंकते हुए घर से निकल जाता है। वह फिर से एक साइकिल चुराता है और जेल की ओर भागता है। वहां पहुंचकर देखता है कि पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पत्रकारों की भीड़ जमा है। एक पत्रकार, जिसका नाम सैंटोस है, एन को नोटिस करता है। एन उसकी हरकतों को देखता है और भीड़ के बीच से निकलते हुए जेल के अंदर पहुंच जाता है, जहां दंगे कर रहे कैदियों का ग्रुप बैरिकेड लगाकर बैठा है। वह लोगों के बीच से गुजरकर बागी कैदियों के लीडर मार्क ऑरेलियस तक पहुंचता है। सैंटोस चाहता है कि एन जेल के हालात पर रिपोर्ट करे, लेकिन मार्क ऑरेलियस पत्रकारों पर भरोसा नहीं करता। उसे भरोसा होता है एन पर। भले ही एन की सोच अजीब है, लेकिन वह अपनी बातों पर डटा रहता है। इसलिए बागी लीडर पत्रकार को भगा देता है और एन से कहता है, हमारी मांगे लिखो। लेकिन एन जानबूझकर बागियों की मांगे उल्टा लिख देता है। उसने कैदियों की ओर ध्यान दिए बिना सारा आदेश बदल दिया। अच्छा खाना कम कर दो, सैर की अनुमति बिल्कुल नहीं, और टीवी और रेडियो को पूरी तरह बंद कर दो। 1 महीने बाद एन फिर से अदालत में पेश होता है। गवाहों को उस पर दया आती है, यहाँ तक कि जज भी उसे छोड़ना चाहते हैं। जज कहता है, यह आदमी बाकी कैदियों पर खतरनाक असर डालता है, इसलिए इसे छोड़ना समाज के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए एन को कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन एन को यह भी कम लगता है। वह चाहता है कि उसे पूरी तरह आज़ादी से वंचित कर दिया जाए, यहाँ तक कि सांस लेना भी समय के हिसाब से तय हो। नए जेल में पहुंचते ही नरम फैसले से नाराज होकर एन दीवार पर अपना सिर पटक देता है, जैसे यही उसका असली सुकून हो। इसके बाद जब एन का सिर सिल दिया जाता है, तो उसे ऐसी कोठरी में भेजा जाता है जहां दीवारें मुलायम होती हैं, बिल्कुल पागल खाने जैसी। असल में यह कोठरी शुरू से ही उसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह भी उसे चैन नहीं देती। एन दीवार की गद्दी जैसी परतें उखाड़ देता है और फिर से दीवार पर सिर मारना शुरू कर देता है, जिससे पूरा कमरा खून से भर जाता है। इसके बाद जेल वाले उसे बेल्टों से कसकर बांध देते हैं, ताकि वह खुद को और नुकसान न पहुंचा सके। अब उसे चम्मच से खाना खिलाया जाता है, क्योंकि वह कुछ भी खुद नहीं कर सकता। बिस्तर पर बंधा हुआ एन महसूस करता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह दूसरों के नियंत्रण में है। वह कुछ भी खुद तय नहीं कर सकता, और तभी उसे लगता है कि उसे अपनी पत्नी की मौत का सही दंड मिल गया है। इस सोच के साथ वह संतुष्ट होकर मुस्कुरा देता है। यहीं फिल्म खत्म होती है। आखिरकार यह फिल्म सिर्फ अपराध या जेल की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति के मन की यात्रा है जो सजा और नियंत्रण के प्रति पूरी तरह आसक्त है। अजीब घटनाओं, असामान्य योजनाओं और लगातार खुद पर लगाए गए परीक्षणों के जरिए एन अपनी ही परिभाषित न्याय की तलाश करता है। यह कहानी हमें स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और मानवीय नियंत्रण की जरूरत पर सवाल करने को मजबूर करती है। यह फिल्म खुलकर आज़ादी के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक कड़वी, विडंबनापूर्ण शांति के साथ। एक ऐसा आदमी जो बंधा हुआ है, फिर भी अजीब तरह से संतुष्ट, अंततः वही सजा पाता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी।